तो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा उसका कोई दूसरे नाम की ज़रूरत नहीं है। ये है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के नाम घर घर में है इंडिया के। आप सभी लोगों को पता है कि एशियन पेंट्स क्या कौन से बिज़नेस से जुड़ा हुआ है। पेंट सेक्टर में इंडिया का सबसे एक नंबर, अगर लार्जेस्ट पेन कंपनी और नंबर वन पेन कंपनी को किसी भी लोग को आप पूछेंगे तो एशियन पेंट्स का ही नाम लेगा। तो चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जान लेते हैं पहले। तो मैं विकिपीडिया पेज में हूँ एशियन पेंट्स का। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि कंपनी 1945 में कंपनी फर्स्ट फाउंडर 1942 में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फाउंडर्स में थे चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी और सूर्यकांत दैनी और अरविंद वकील। ठीक है। तो चंपकलाल चौकसी एक रिनाउंड नेम है। उन्हीं ने मेनली टोटल ये कंपनी का फाउंडरशिप किया था। और उनके नाम पे बहुत सारे बुक्स भी लिखे गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं कि कैसे एक छोटे से एक आदमी कैसे एकदम छोटे कंपनी से एकदम छोटे बिजनेस से कैसे टोटल इंडिया में लार्जेस्ट पेन कंपनी का स्ट्रक्चर क्रिएट किए थे उन्होंने उस टाइम पे। तो टोटल एक सीखने वाली बात है। तो बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ यहाँ पर। एशियन पेंट्स इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल पेन कंपनी हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। तो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही है। और ये दिस कंपनी एंगेज इन बिजनेस इन मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंट कोटिंग्स प्रोडक्ट्स। ये तो हम लोगों को पता ही है कि पेंट सेक्टर में ये टोटली काम करता है। तो पेंट सेक्टर बेसिकली इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये केमिकल सेक्टर का ही एक पार्ट है। और कंपनी का जो हिस्ट्री है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कंपनी फाउंडेड हुआ था। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है ये 14 देशों में है। 14 देशों में टोटल 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो यहाँ से आप लोग टोटली ये विकिपीडिया में आप लोगों को बहुत सारे कंपनी मैंने एशियन पेंट्स के बारे में टोटली इन्फॉर्मेशन बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर मैं टोटली अभी यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा तो वीडियो का साइज़ बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसका अभी फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करते हैं। इससे पहले सबसे पहले आप लोगों को सभी को पता है कि मैं सबसे पहले शेयर का जो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो मैं देखता हूँ कि आप ट्रेंड में है कि नहीं। तो देखिए, एक दिन के आज के हिसाब से आप ट्रेंड में ही है। 5 दिन के हिसाब से थोड़ा सा डाउन है। एक महीने के हिसाब से भी ये आप अप ट्रेंड में ही है। एक महीने में 7% के आसपास रिटर्न दे चुका है। 6 महीने में ये लगभग 14% के आसपास रिटर्न दे चुका है। इस ईयर के शुरू से ये लगभग 8.5% के आसपास रिटर्न दे चुका है। एक साल में कंपनी लगभग 73% के आसपास रिटर्न दे चुका है। 5 सालों में लगभग 205% का रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। और मैक्सिमम आज तक ये टोटल 25,295 का % के आसपास टोटल रिटर्न दे चुका है। तो इन्वेस्टर्स का पैसा ये कितना गुना किया है वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मल्टी बैगर कंपनी अगर किसी को बोलते हैं मल्टी बैगर रिटर्न, तो एशियन पेंट्स जैसे कंपनी का ही है। हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। हम लोगों को ये पता है। आप लोगों देख सकते हैं चार्ट पैटर्न से ही। तो चलिए एनएससी के वेबसाइट पे चलते हैं। तो एनएससी के वेबसाइट पे एशियन पेंट्स का जो
पेज है वो ओपन हो चुका है। तो देख सकते हैं आप 52 वीक हाई ये थोड़ी दिन पहले 22 तारीख को ही लगाया था 3092, और 52 वीक लो है 1641 का। तो यहाँ से अभी हम लोग कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। प्रोमोटर्स ग्रुप के पास लगभग 52.79% के आसपास शेयर है। और प्रोमोटर ग्रुप थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्लेज किया हुआ है शेयर 9.44% का। देखिए, हम लोग हमेशा प्लेजिंग शेयर्स को अवॉइड करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में ये होता है। लेकिन 15 से 20% के ऊपर अगर प्लेजिंग किसी भी कंपनी में होता है तो वो थोड़ा सा खतरे के घंटी होता है। लेकिन 9.10% के नीचे ही है तो ये ठीक ठाक ही बोल सकते हैं हम लोग। तो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, देखिए डिविडेंड का जो कंपनी का जो ट्रेडिशन है बहुत ही अच्छा है। 2020 में 3 बार ये ऑलरेडी डिविडेंड दे चुका है। 21 में ऑलरेडी 14.5 रुपये का डिविडेंड दे चुका है। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही दिख रहा है। अभी हम लोग screener.com में जाएंगे इसके थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए। चलिए, screener.com में एशियन पेंट्स का पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डेकोरेटिव कोटिंग्स पेंट में ये मार्केट शेयर 83.70% का है टोटल इंडिया का। इंडस्ट्रियल कोटिंग में मार्केट शेयर 11.60 का है टोटल इंडस्ट्री का। तो मार्केट कैपिटल आप लोग देख सकते हैं 2,86,546 रुपये का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बहुत ही बड़ा कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो 52 वीक हाई और लो है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं NSE के वेबसाइट से। और स्टॉक भी अभी 91 पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का क्वालिटी कितना अच्छा है। और बुक वैल्यू 134 रुपये का है। डिविडेंड डील 0.60 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग देख सकते हैं ROC 34.8% का है, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 27.3% का। फेस वैल्यू 1 का है। तो चलिए देखते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ है ओवरऑल ईयर। तो आप लोग देख सकते हैं 10 साल में ये लगभग 11% के CAGR से सेल्स ग्रोथ किए हैं। लगभग पिछले 5 साल में 9% के हिसाब से, पिछले 3 साल में 9% के हिसाब से इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 10 साल में 14% के हिसाब से है, 5 साल में 13% के हिसाब से है, और पिछले 3 साल में 15% के हिसाब से CAGR से ये प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। तो ठीक है, इसका जो स्टॉक प्राइस CAGR है कितना रिटर्न दे चुका है ईयर ऑन ईयर, वो तो हम लोग चार्ट पैटर्न से ही समझ लिए। फिर भी एक बार देख लेते हैं। 10 साल में लगभग 25% के CAGR से आपको रिटर्न दे चुका है। 5 साल में 25% के हिसाब से रिटर्न दे चुका है। पिछले 3 साल में 34% के हिसाब से, लगभग लास्ट ईयर में 71% के हिसाब से रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी आपको। इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 10 साल में 28% के CAGR से दिखा रहा है। 5 साल में 26%, 3 साल में 26%, और लास्ट ईयर में 27% के हिसाब से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी आया है। तो चलिए अभी इसका EPS ग्रोथ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2010 साल से हिसाब से 10 साल से ये इसका जो टोटल डेटा अवेलेबल है यहाँ पर, EPS 8.71 से 2021 में ये लगभग बढ़ के हो चुका है 32.73। तो इसका जो EPS का ग्रोथ है वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इतने CAGR से ये बढ़ा है।
इसके लिए मैं एक कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, CAGR कैलकुलेटर। ये आपको गूगल का प्ले स्टोर में मिल जाएगा। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू हम लोग देंगे 2010 साल के हिसाब से जो EPS आया था वो था 8.71, और फाइनल वैल्यू हम लोग देंगे जो 2021 का टोटल आया था 32.73। यहाँ पर 11 साल लूँगा, 12.79। ठीक है, EPS का ग्रोथ 15% के ऊपर अगर होता है तो हम लोग अच्छा मानते हैं, तो ठीक है, नो डाउट मीडियोकर है। तो अभी हम लोग जो देखेंगे इसका बैलेंस शीट। मैं हमेशा मनी कंट्रोल के वेबसाइट से बैलेंस शीट देखता हूँ। अगर आप लोग दूसरे किसी भी वेबसाइट से भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए, एशियन पेंट्स का बैलेंस शीट यहाँ पर ओपन हो चुका है स्टैंड लोन में। आप लोग देख सकते हैं इसका जो रिज़र्व है बहुत ही अच्छा है, लगभग 12,000 करोड़ के आसपास, जो ईयर ऑन ईयर हमेशा ये ग्रो किया है। इसका जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है लगभग ना के बराबर है, 14 करोड़ के आसपास। लगभग ये डेट फ्री कंपनी है, हम लोग बोल सकते हैं। और इसका शॉर्ट टर्म बोरोइंग अभी 0 है। तो इतना बड़ा कंपनी के ऊपर 14 करोड़ का कर्ज़ा कोई मायने ही नहीं रखता, कोई परसेंटेज में ही नहीं आता है। और इसका जो कैश है कंपनी के हाथ में अभी 134 करोड़ के आसपास कैश मौजूद है। तो 5 स्टार बैलेंस शीट बोल सकते हैं हम लोग। देखिए, एशियन पेंट के बारे में हम लोग जो भी मार्केट के भीतर छोटा मोटा जो भी काम करते हैं, जो भी नॉलेज रखते हैं एशियन पेंट्स के बारे में, हम सभी लोग जानते हैं कि कंपनी कितना अच्छा है, कितना मल्टी बैगर रिटर्न ओवरऑल ईयर्स में इतना दिनों तक ये कंपनी दे चुका है। तो कंपनी थर्ड एशिया में टोटल पेंट सेक्टर में थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है और इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है पेंट सेक्टर में। तो पेंट एज ए कमोडिटी बहुत ही अच्छी टोटली डिमांड रहता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बहुत ही आगे बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लेके आने वाला है, उसके ऊपर एशियन पेंट्स का जो भी पेंट सेक्टर का जो कंपनी है उसका आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इसके हिसाब से कंपनी का जो आने वाला फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर ग्रोथ है, वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। और टोटल अभी तक का जो टोटल एनालिसिस मैंने किया हूँ उसके बारे में, टोटल जो डिसीजन मैं अभी तक आ पाया हूँ टोटल पैरामीटर्स देख के, कंपनी के ऊपर कंपनी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी ही है। और कंपनी का सेल्स ओवरऑल या सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा कम है, लेकिन सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा आप लोग प्रॉफिट इतना ठीक ही है, तो अपना सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा कम है। लेकिन आने वाला फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट आने वाला है इंडियन गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसको देखते हुए कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए, मैं कभी भी रिकमेंडेशन कभी भी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को तो एक एनालिसिस में एक तो डिसीजन पे आना पड़ता है। इसी हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा है। आप लोगों को जब कभी भी कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा तो अपने एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। इसी लिए ही मैंने ये चैनल खोला है कि आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो दिखा सकूँ। तो टोटली आप लोग खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से भी पूछ सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले। तो ठीक है, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच।